गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोगैस और कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस एक टाइप का बायोफ्यूल है जिसमें मेनली मीथेन 50 से 75% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% रहता है, हाइड्रोजन 0 से 1% रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड 0.1 से 0.5% रहता है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है। ये मेनली जो काऊ डंग होता है उससे प्रोड्यूस होता है। और हम ये अवायु मतलब कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, एनारोबिक कंडीशन में बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। बायोगैस मेनली थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, लाइट जनरेशन, लाइट प्रोडक्शन के लिए इसका यूज होगा और इंजन्स में भी इसका यूज होता है। बायोगैस का यूज कुकिंग, किसी चीज को गर्म करने में, लैंप में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। बायोगैस जिसमें प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट। इसमें मेनली एक डाइजेस्टर होता है और एक गैस होल्डर रहता है। डाइजेस्टर में जो काउडंग होता है उसका डाइजेशन होता है एनारोबिक कंडीशन में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता उसमें इसका डाइजेशन होता है। और जो भी डाइजेशन के बाद फिर गैस रिलीज होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस रिलीज होता है वो सब गैस होल्डर में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग यूज, जो भी यूज होता है उसको यूज कर सकते हैं। ये जो डाइजेस्टर है वो दो टाइप का होता है। एक डाइजेस्टर ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग एक डेफिनेट अमाउंट काउडंग का फिल कर देंगे और उसको बंद कर देंगे, और तब तक वो डाइजेस्टर बंद रहेगा जब तक कि उसमें से मीथेन प्रोडक्शन बंद ना हो जाए। दूसरा एक इसको बोलते हैं बेस्ट टाइप का डाइजेस्टर। दूसरा वाला डाइजेस्टर जो होता है वो कंटिन्यूस टाइप का डाइजेस्टर होता है। कंटिन्यूस टाइप का डाइजेस्टर में ये होता है कि हम थोड़े थोड़े इंटरवल में थोड़ा क्वांटिटी जो काउडंग होता है उसका डालेंगे, गैस प्रोडक्शन चलता रहता है। तो ये जो डाइजेस्टर है ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, इसमें प्रोडक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता है। बायोगैस प्रोडक्शन में जो भी फर्मेंटेशन होता है वो एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। मेनली बायोगैस के अंदर काउडंग फेल होता है, तो काउडंग में कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर होते हैं। ये बायोपॉलीमर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, ये सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। जो डाइजेशन होता है बायोगैस प्रोडक्शन में वो 4 फेज में होता है। पहले हाइड्रोलिसिस होता है, फिर एसिटोजेनेसिस होता है, फिर एसिटोजेनेसिस होता है, फिर मेथेनोजेनेसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि जो काउडंग रहता है उसमें पानी का रिएक्शन होता है और जो भी सॉल्युबल कंपाउंड बन सकता है पहले वो बन जाता है। उसके बाद जब सॉल्युबल हो जाता है कंपाउंड तो उससे फिर एसिड प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन होने के बाद फिर जो भी ऑर्गेनिक एसिड बना हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड फिर एसीटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या एसिटिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो एसिटिक एसिड बन गया है वो लास्टली मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के यूज से मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 4 फेज है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। तो हाइड्रोलिसिस में मेनली जो भी फैट, पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन रहता है ये सब का सब सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, ग्लूकोज, इन सब मॉलिक्यूल में टूट जाता है। उसके बाद फिर जो बैक्टीरिया होता है वो वर्क करता है और फिर इन लोगों को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ऑर्गेनिक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ये सारे एसिड में इसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर एसीटेट बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो एसीटेट बनाता है। कई बार एसीटेट नहीं बन पाता है तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो फिर एसीटेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के हेल्प से एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जो मेथिनोजेनिक बैक्टीरिया है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने वाला भी बैक्टीरिया वो लास्टली मीथेन गैस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये एक फ्लो एरो डायग्राम है। मेनली सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड ये सारा रहता है। तो इस पे एक हाइड्रोलाइटिक और फर्मेंटिव बैक्टीरिया काम करता है जिससे ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है। ऑर्गेनिक एसिड कोई भी एसिड होता है जिसमें कार्बन 2 से ज्यादा होता है। फिर इस पे दूसरा बैक्टीरिया काम करता है और वो एसीटेट बनाता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
एसीटेट जो बन गया है उसमें मीथेन बनाने वाला जो बैक्टीरिया है, मीथेन प्रोड्यूस करने वाला जो बैक्टीरिया है वो काम करता है और मीथेन गैस रिलीज होती है जो कि बायोगैस है। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उस पे फिर से एसीटेट बनाने वाला बैक्टीरिया काम करता है, एसिटिक एसिड बनाता है और ये एसिटिक एसिड बना उस पे फिर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वर्क करेगा और मीथेन गैस रिलीज होता है। तो 4 स्टेज के बारे में मैंने बताया बायोगैस प्रोडक्शन में। पहला हाइड्रोलिसिस, दूसरा एसिडोजेनेसिस, फिर एसेटोजेनेसिस और चौथा मिथेनोजेनेसिस। हाइड्रोलिसिस जो प्रक्रिया है उसमें मेनली जो ऑक्सीजन नहीं यूज कर सकते वो वाले जीवाणु उपयोग में आते हैं। ये जीवाणु जो है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा रहने वाले, या अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो उसमें भी काम करने वाले और ऑक्सीजन ना मिले तब उसमें भी जीवित रहने वाले। तो दोनों टाइप के जीवाणु जो है वो हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया करते हैं। मेन उनका काम क्या रहता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। जैसे कि जो सेलुलोज हो गया उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, स्टार्च हो गया उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। इसमें जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं वो है क्लोस्ट्रीडियम, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। फिर एसिडोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस मेनली है एसिड प्रोड्यूसिंग, एसिड प्रोडक्शन का ये स्टेप है। इसमें भी जो वायु में भी जीवित रह सकते हैं, वायु की उपस्थिति में भी अपना भोजन बना सकते हैं और वायु ना रहे तब भी अपना भोजन बना सकते हैं, वो वाले जीवाणु इसमें हेल्प करते हैं। और दूसरा एसिड बनाने वाले जो जीवाणु हैं वो हेल्प करते हैं। तो शुगर, अमाइनो एसिड बना हुआ है वो सब ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब कि प्रोपिनोइक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। इसमें मेन जो उपयोग में आता है वो है बैसिलस बैक्टीरिया है, एस्परजिलस फंगस है। फिर एसिटोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस में मेनली जो एसिटेट बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं, बस वही बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक एसिड को एसिटेट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें है एसिटोबैक्टीरियम वुडी और सिंट्रोफोमोनास वोल्फी। ये 2 बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट स्टेप होता है मिथेनोजेनेसिस। इसमें मेनली जो बिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा रहते हैं वही जीवाणु मदद करते हैं। जो भी एसिटेट रहता है, हाइड्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको ये मीथेन में परिवर्तित करते हैं और कुछ अन्य बाई प्रोडक्ट में परिवर्तित करते हैं। मेन जो बैक्टीरिया है वो है मिथेनोमाइक्रोबियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। दूसरा होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग पेड़ के पत्तियां, लकड़ी, ये जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहयोग से एक ऐसे मटेरियल में परिवर्तित होना जो कि स्टेबल हो और लंबे समय तक चले, जो डिकम्पोजिशन के लिए स्टेबल हो, जिसका अपघटन ना हो, वो कहलाता है कंपोस्टिंग। मतलब कि कंपोस्टिंग एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो एक स्थायी कार्बन के रूप में परिवर्तित होता है सूक्ष्म जीवों की मदद से। तो कंपोस्टिंग में मेनली बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केचुआ सब मदद करते हैं। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। मेनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंपोस्टिंग होता है। कुछ प्रक्रिया ऐसा होता है, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिसमें कि एनारोबिक कंडीशन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, वैसी कंडीशन में भी कर सकते हैं। जो कंपोस्टिंग होने के बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ह्यूमस। कंपोस्ट बहुत तरीके से मदद करता है। अगर कंपोस्ट को मृदा में डाला जाए तो वो जल धारण क्षमता बढ़ाता है मृदा की। जो क्षरण होता है, मृदा क्षरण, उसको बहुत हद तक कम करता है। कार्बन का लॉस कम करता है और कार्बन को मिट्टी में, मृदा में बने हुए रह दिया जाता है। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस मृदा में लेके आना। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये हेल्प करता है। और जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उसके उपयोग को कम करता है, क्योंकि जो कंपोस्ट है उसमें खुद में बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं, कार्बन प्रेजेंट रहता है। ये मृदा के बहुत सारे गुणों को बढ़ाता है जिसके कारण
मृदा में पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होती है, जल धारण क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सब इम्प्रूव होता है। ये कुछ फैक्टर है, कारक है जो कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला होता है CN रेशियो। CN रेशियो मतलब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है तो अपघटन बहुत टाइम में होगा, बहुत ज़्यादा समय लगता है अपघटन होने में। जो फैक्ट्री होता है जिसमें कि लकड़ी का काम होता है, उसमें जो बुरादा रहता है उसका सबसे ज़्यादा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो रहता है 400:1। तो इसको अपघटित होने में कम से कम 7 से 8 महीना लगता है। लेकिन जिसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम है उसको अपघटित होने में कम समय लगता है। तो कोई भी पदार्थ जिसको कंपोस्ट में बनाने में हम लोग को उपयोग करना है, उसका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होना चाहिए वो 25 से 35 के बीच में होना चाहिए, 25 से 35:1। अब ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, इसका मतलब अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन की बहुत कम है। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम है, इसका मतलब कि कार्बन की मात्रा ठीक है ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है उनके क्रिया में मदद करता है, उनके खाना बनाने, उनको भोजन के लिए मदद करता है। इस कारण नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है सूक्ष्म जीवों के जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फिर नमी अगर 40 से 60% रहेगी तब कंपोस्टिंग बहुत अच्छे से होता है। अगर कम रहे या बहुत ज़्यादा रहे तब फिर कंपोस्टिंग अच्छे से नहीं होता। कम रहता है तो जो भी सूक्ष्म जीव है उनकी क्रिया कम हो जाती है, ज़्यादा होता है तो फिर एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। जब कंपोस्टिंग हो तो 10 से 30% एरेशन उसमें होना चाहिए। 10 से 30% एरेशन होने पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सूक्ष्मजीव क्रिया कर सकते हैं। टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें मेनली जो भी खरपतवार हैं, जो भी बीमारी कॉज करने वाले सूक्ष्मजीव हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर टेम्परेचर पहुंचता है तो फिर बाकी अन्य सूक्ष्मजीव भी खत्म हो सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पीएच अति आवश्यक नहीं है, बस बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं होना चाहिए। 7 से 9 के बीच में रहे तो पीएच अच्छा है। और जो भी मटेरियल हम कंपोस्ट बनाने के लिए ले रहे हैं उसका जो साइज होता है वो 10 से 50 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा साइज रहता है तो फिर कंपोस्टिंग होने में टाइम लगता है, और कम साइज होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। कंपोस्टिंग में मेनली 3 फेज होता है। पहले को बोलते हैं मेसोफिलिक फेज फर्स्ट, दूसरे को बोलते हैं थर्मोफिलिक फेज, और उसके बाद वाले को फिर से बोलते हैं मेसोफिलिक फेज 2। अब इसमें होता क्या है, पहले वाले फेज में टेम्परेचर 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है, दूसरे वाले में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और तीसरे वाले में फिर से 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। पहले वाले फेज में मेनली जो भी सूक्ष्मजीव उपस्थित हैं वो जो जल्दी अपघटित हो सकता है पदार्थ उसके ऊपर क्रिया करते हैं और उसको अपघटित करते हैं। जब वो अपघटित करते हैं तो फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। ये जो मेसोफिलिक स्टेज फर्स्ट है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर आता है थर्मोफिलिक फेज। इसमें जब अपघटित होता है पदार्थ तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो 40 के ऊपर चला जाता है। पहले वाला जो फेज है मेसोफिलिक फेज फर्स्ट, उसमें मेनली बैक्टीरिया और फंजाई काम करते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो क्रियाशील रहते हैं। लेकिन जो थर्मोफिलिक फेज है उसमें फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, और एक्टिनोमाइसिटीज और फंजाई बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं और वो क्रिया करते हैं। उसके बाद वाला फेज होता है फिर से मेसोफिलिक फेज। जब पूरा पदार्थ अपघटित हो जाता है तो उसके बाद फिर से जो जीवाणु हैं वो क्रियाशील होते हैं, और जो मेनली एक्टिनोमाइसिटीज हैं और फंजाई वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और ये फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज लिग्निन को डिग्रेड करने वाले होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उस पर क्रिया करने वाले जो फंगस और एक्टिनोमाइसिटीज हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इस डायग्राम में मेनली
बहुत सारी लाइन दिख रही है, बहुत सारे कलर के लाइन दिख रहे हैं, तो हम लोग इसमें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला होता है ये जो ब्राउन कलर की लाइन है, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें मेनली मेसोफिलिक फेज होता है, थर्मोफिलिक फेज होता है, फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है कंपोस्ट का मटेरियल, फिर वो थोड़ा ठंडा होता है, फिर लास्ट में बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। मतलब कि अब जो कंपोस्ट बना है भुरभुरा पदार्थ, उसको हम लोग कंपोस्ट की तरह उपयोग ले सकते हैं। तो फिर जो टेम्परेचर होता है वो मेसोफिलिक फेज में पहले धीरे धीरे करके बढ़ता है, और बढ़ने के बाद फिर जब जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है तो फिर से कम हो जाता है। थर्मोफिलिक फेज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, फिर पदार्थ अब घटित होने के बाद फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, उसके बाद फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, और फिर जो कूल डाउन वाला फेज है और मैच्योरिंग फेज है उसमें टेम्परेचर धीरे 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 करके कम हो जाता है। कार्बन किसी भी पदार्थ में जब कंपोस्टिंग करना शुरू किया जाता है तो फिर कार्बन बहुत ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे प्रक्रिया होती है कार्बन घटकर एक निश्चित मात्रा अटेन करके स्टेबल हो जाता है। पहले जो मेसोफिलिक मतलब जो कम टेम्परेचर पे जीवित रहते हैं वो सूक्ष्मजीव अधिक मात्रा में रहते हैं, वो वक्त के साथ धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। पहले जो ज्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं वो वाले सूक्ष्मजीव बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर जैसे ही थर्मोफिलिक फेज आता है जिसमें टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है तब वो बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर सारा पदार्थ जब अपघटित हो जाता है तो फिर से उनकी जो अमाउंट है उनकी मात्रा में कमी आ जाती है। उसके बाद फिर जो अमोनिया है, अमोनिया पहले ज़्यादा रहता है, तो सूक्ष्मजीव जब बढ़ते हैं, जब एक्टिव होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो अमोनिया को अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कंज्यूम करते हैं और धीरे धीरे करके अमोनिया कम होता है। पीएच कुछ समय के लिए बढ़ता है, फिर वो एक नॉर्मल अटेन कर लेता है, 8 पीएच अटेन कर लेता है। पहले कम रहेगा क्योंकि एसिड प्रोडक्शन होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, फिर धीरे धीरे करके बढ़ के एक निश्चित मात्रा वो अटेन कर लेता है। इस ग्राफ में मेनली टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कंपोस्टिंग में, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अकॉर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कैसे घटती बढ़ती है, पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, और सीएन रेशियो का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब दर्शाया गया है। सीएन रेशियो पहले जो पदार्थ रहता है कंपोस्टिंग का पदार्थ उसका बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद फिर वो घटते घटते बहुत कम हो जाता है। तो मेनली मेसोफिलिक फेज, थर्मोफिलिक फेज, कूलिंग या मैच्योरेशन फेज, जिसको बोलते हैं लेट मेसोफिलिक फेज। ये ग्राफ है जिसमें टेम्परेचर जो है मेनली मेसोफिलिक फेज में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और पहला वाला टेम्परेचर जो है थर्मोफिलिक फेज में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जो पहला फेज रहता है और दूसरा वाला फेज उसमें टेम्परेचर कम रहता है। इस फेज में मेनली फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस फेज में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया है जो कि कंपोस्टिंग में मदद करते हैं। कंपोस्टिंग में मेनली होता क्या है, कंपोस्टिंग में पेड़ की पत्तियाँ, पतली लकड़ी या फिर जो भी स्टेम, तना, उन सबको हम एक गड्ढे में भर देते हैं, गड्ढे में या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसमें भर देते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी नमी मेंटेन करने के लिए डालते हैं और उसको बंद कर देते हैं, मिट्टी से या फिर गोबर से उसको पूरे तरीके से ढक देते हैं। थोड़े दिन के बाद उसको फिर से हम लोग ऊपर से नीचे टर्न करते हैं और फिर से हम लोग ढक देते हैं। ऐसा करने पे 2 से 2.5 महीने पे हमें एक अच्छा खाद मिल जाता है, जो कि मृदा के लिए बहुत अच्छा होता है, पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो भी आप फसल उगाएंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब कंपोस्ट एक नाम होता है और दूसरा होता है FYM। इन दोनों में क्या अंतर होता है? FYM जो रहता है उसमें मेनली काउडंग उपयोग होता है, और जो कंपोस्ट होता है उसमें मेनली उसमें बहुत सारे जो पदार्थ है उसको उपयोग कर सकते हैं। काउडंग, पेड़ की पत्तियां, तना, बहुत सारी चीज उपयोग आ सकता है।